ये देखें, यहाँ पर मैंने इस ऑपरेटर की कैटेगरी में आपको बताया था कि ऑपरेटर्स जो है वो दो कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। एक कैटेगरी में ये आता है कि वो ऑपरेटर यूनरी है, बाइनरी है या फिर टर्नरी है, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी में ये आता है कि वो ऑपरेटर अर्थमेटिक कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। इंक्रीमेंट यानी कि एक कैटेगरी तो ये हो गई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी हम कह सकते हैं। और ये हो गए हमारे पास में अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड, मतलब ऑपरेटर के साथ हम कितने ऑपरेंड यूज कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग एक कैटेगरी ये भी है जिसमें यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, ठीक है। अगर हम बात करें इन तीनों कैटेगरी की तो हम इनको वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। प्लस इन कैटेगरीज में मैंने उस दिन शायद आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स तो बताए थे, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम एक और कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये देखें, एक होता है हमारे पास में असाइनमेंट ऑपरेटर्स और एक होते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, जहां पर हम दो ऑपरेटर्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेटर तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे प्लस, और दूसरा हमारा ऑपरेटर हो गया इक्वल, तो ये कहलाएगा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। में भी आप लोगों ने इन ऑपरेटर्स को अच्छे से देखा होगा, सर ने या मैम ने आप लोगों को एक अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। एक बार हम इनको बहुत सिंपल फॉर्म में देखकर हर एक एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही हमारे पास में एक टर्नरी ऑपरेटर है और एक कॉमा ऑपरेटर है हमारे पास में। ये सी में भी होता है और सी प्लस प्लस में भी। इसके अलावा सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग जो नया ऑपरेटर है वो है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और ऐसे ही हमारे पास में एक और ऑपरेटर है, वो है हमारे पास में न्यू ऑपरेटर, ठीक है। जो काम मेलॉक कैलॉक करते हैं वही काम यहाँ पर न्यू ऑपरेटर के थ्रू पॉसिबल है। और ऐसे ही सी प्लस प्लस में एक डिलीट ऑपरेटर भी होता है। तो जो काम आप लोगों ने फ्री फंक्शन को यूज करके किया था, ठीक है, मेमोरी को फ्री करने के लिए पॉइंटर के केस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, डायनेमिक ऑपरेशन करके इस तरह से टॉपिक में आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ईयर। तो वही काम यहाँ पर फ्री करने का मेमोरी को डिलीट ऑपरेटर करेगा। कैसे होगा, क्या होगा, इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे। लेकिन अभी पहले मैंने कुछ बेसिक ऑपरेटर्स यहाँ पर एग्जाम्पल में पुट किए हैं, तो देखते हैं। और एग्जाम्पल से भी पहले, ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल से पहले एक और कंसेप्ट मुझे यहाँ पर बताना था आप लोगों को कि देखें, यहाँ पर हमारे पास में जो मैंने आपको वेरिएबल्स का कंसेप्ट बताया था वो कुछ किस तरीके का एक बार देख लेते हैं। और क्लास, तो अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स कौन कौन से किस तरीके से हम बना सकते हैं, हमने हालांकि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ इसी तरीके से, यस गौरव सोनी वीडियो ऑफ कर दीजिए। यस, यहाँ पर हमारे पास में देखिए वेरिएबल हम किस तरीके से बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक वैलिड वेरिएबल का नेम है, ऐसे ही ये भी एक वैलिड वेरिएबल का नेम है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इसी लिस्ट को पुट किया है। तो ये सारे वैलिड वेरिएबल्स के नेम है। हालांकि हमने इसको वेरिएबल्स जब डिस्कस किए थे तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उस टाइम पर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में जैसे ABC और 11 रखें तो भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है ये। ऐसे ही एक सिंगल अल्फाबेट अगर हम यूज करें तो वो भी वैलिड है। अलोंग दिस हम वेरिएबल के नेम में अगर अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं या वेरिएबल को अंडरस्कोर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये भी दोनों के दोनों वैलिड तरीके हैं हमारे पास में, ठीक है। इसके अलावा वेरिएबल के नेम में हम मल्टीपल टाइम्स अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तो अगर इन सारे वेरिएबल्स को हम यहाँ प्रिंट करवाएं तो उसके अकॉर्डिंग जो हमने वैल्यू असाइन की है वही यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टेटमेंट की, देखें यहाँ पर मैंने वेरिएबल अंडरस्कोर 1 को क्रिएट की। तो सिंपली को अगर हम डिस्प्ले करवाएंगे तो आंसर में 20 हमें डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है।
तो आई होप मुझे इस पर्टिकुलर को मतलब मैंने वेरिएबल को कैसे डिस्प्ले करवाया है ये मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम वेरिएबल को सी आउट के साथ में कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने पुट किए हैं, ये वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। यस, हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, अब देखें अगर हम बात करें साइज ऑफ ऑपरेटर की तो इस ऑपरेटर का क्या काम है। सबसे पहले ये ऑपरेटर एक तरह से जैसे हमारे पास में कोई फंक्शन होता है, जैसे हम मेन की बात करें तो मेन अपने आप में एक फंक्शन है। ठीक है, वैसे ही इस ऑपरेटर का भी कुछ सिंटेक्स है। तो देखें ये कुछ इस तरीके से लिखना होगा हमें। साइज ऑफ जो वर्ड है, हालांकि दो अलग अलग वर्ड है लेकिन यहाँ पर इसको एक ही वर्ड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो साइज ऑफ को आप बिना स्पेस के यहाँ पर पुट करेंगे और ब्रैकेट में आप क्या क्या पास कर सकते हैं। देखें, या तो आप किसी डेटा टाइप को एसएच पुट कर सकते हैं, या वेरिएबल को पुट कर सकते हैं, या फिर कांस्टेंट को भी, यानी कि कोई वैल्यू, जैसे कि मैंने अल्फाबेट पुट कर दिया या 30 वैल्यू पुट कर दी, तो उसको भी हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर जैसे कि स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, तो स्ट्रक्चर के नेम को भी, जो यूजर डिफाइंड कंसेप्ट है उसको भी हम उसका साइज भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑपरेटर का मेन काम क्या है, जो भी यहाँ पर आपने आर्ग्यूमेंट या जो भी वैल्यू उस पर्टिकुलर साइज ऑफ ऑपरेटर में आपने पास की है तो उसका साइज रिटर्न करेगा, यानी कि वो मेमोरी में कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, जैसे हमें पता है कि इंटीजर 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। तो देखिए इस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर यही कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल पुट किए हैं। इन सारे कंसेप्ट को मैंने यहाँ पुट किया है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू मैंने 50 रख दी, तो अगर मुझे इस ए वेरिएबल की साइज पता करनी है तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर में क्या पुट करेंगे, उस वेरिएबल का नाम। तो सिंपली साइज ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो हमारा स्टेटमेंट है उसकी जगह इंटीजर वेरिएबल की साइज जो है वो यहाँ पर पुट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम चाहें तो डेटा की भी साइज यहाँ पर हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो जैसे कि अगर फ्लोट जो डेटा टाइप है उसकी साइज हमें पता है 4 होती है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू उसकी साइज को पता कर सकते हैं। अलोंग दिस अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट में कांस्टेंट या मैं यूं कहूँ कि एक नंबर पास कर रही हूँ, ठीक है, वेरिएबल के अलावा मैं यहाँ पर एक सिंपल वैल्यू पास कर रही हूँ, तो बाय डिफॉल्ट जो आप वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं हो, तो उसको किस डेटा टाइप का कंसिडर किया जाता है, इंटीजर। तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर साइज डिस्प्ले करवाऊं तो आंसर आएगा 2। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू इंटीजर डेटा टाइप को बिलोंग करेगी। ऐसे ही आप चाहें तो यहाँ पर सिंपल किसी कैरेक्टर वेरिएबल को पुट करके उसका साइज भी इस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो कैरेक्टर वेरिएबल 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में, तो यहाँ पर इस केस में आंसर आ जाएगा 1। और अगर हम साइज ऑफ में कोई पॉइंट या मैं यूं कहूं कि फ्लोटिंग वैल्यू पास करते हैं, तो फ्लोट वैल्यू के लिए बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप कंसिडर किया जाता है वो होता है डबल। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर हम इस स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवाएंगे तो यहाँ पर डबल की जो साइज है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन इस प्रोग्राम में, कुछ पूछना? अगर कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज आप पूछ लेना।
यस, नवनीत। मैम आपकी आवाज कट रही है, कट कट के आ रही है। वो एक्चुअली मैंने ही माइक को पोजीशन चेंज की थी, तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा मे बी। यस करुणा। मैम सेम आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। ओके, वो मे बी माइक प्रॉब्लम हो। ठीक है, अभी क्लियर? यस तो गुड मॉर्निंग मैम। मैम वही कह रहे थे मैम, स्टार्टिंग से ही कट रही है मैम, अभी नहीं हुई। यस, आगे कंटिन्यू करें। तो नेक्स्ट है हमारे पास में टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, इन सारे ऑपरेटर्स को मे बी आप लोगों ने बाकी लैंग्वेजेस में भी देखा होगा। ठीक है, लेकिन हमें एक बार इसको एक रिवाइज मतलब है, तो एक बार देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 50 और 530 ये दो वैल्यूज असाइन की हैं ए और बी वेरिएबल में। वेरिएबल को क्रिएट भी किया है और वैल्यूज भी असाइन की हैं। ठीक है, अब टर्नरी ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये ऑपरेटर्स, इस ऑपरेटर के तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास में कंडीशन पार्ट, एक हमारे पास में उसका ट्रू पार्ट, और एक हमारे पास में उसका फॉल्स पार्ट। ठीक है, तो देखें इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करवा रहे हैं कि ए और बी में से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू ए होती है तो इसका ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर वैल्यू बी बड़ी मतलब ए वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है, दैट मीन्स सिंपल सा मीनिंग है कि बी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो उस केस में जो उसका फॉल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गई कंडीशन, और कंडीशन अगर ट्रू है मतलब ए बड़ा है तो इसका ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ए छोटा है तो इसका फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं टर्नरी, या यूं कहें कि कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, बिल्कुल इफ की तरह ही है। इसमें हमें इफ कीवर्ड लगाना होता है। सिंपली हम यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट के थ्रू इस तरीके से कंडीशन को चेक करवा सकते हैं। अब जो भी वेरिएबल मैक्सिमम होगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ए की वैल्यू बड़ी होती है तो ए किसमें असाइन हो जाएगा, मैक्स नाम के वेरिएबल में। और उस मैक्स नाम के वेरिएबल को मैंने कुछ इस तरीके से नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करवा दिया है। तो अभी अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो 50 और 530 में से 530 बड़ा है, तो बी जो वैल्यू है, यानी कि अगर इस कंडीशन को इवेलुएट करें तो ए तो छोटा हो गया, मतलब फॉल्स पार्ट इस पर्टिकुलर कंडीशन का एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग जो बी वैल्यू है वो मैक्स नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। और जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से कि मैक्सिमम एज और मैक्सिमम की वैल्यू हमारे आउटपुट स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम 530 है तो 530 डिस्प्ले हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें भी मैंने वापस से टर्नरी ऑपरेटर को एक्सप्लेन किया है। कुछ नया नहीं है इसमें, सिर्फ मुझे इतना सा एक्सप्लेन करना था। यस विनय। मैम ओके, आई थिंक अब नहीं आपको इस तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो प्रोग्राम है 17। इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैंने अगेन टर्नरी ऑपरेटर को ही पुट किया है। तो टर्नरी ऑपरेटर के केस में देखें, यहाँ पर मैंने किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन ना करके, देखें यहाँ पर जैसे मैंने चेक करवाया है कि a mod 2। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रोग्राम में एक a नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें यूजर से वैल्यू का इनपुट लिया है, और इनपुट लेने के बाद मैंने चेक करवाया है कि क्या वो वेरिएबल इवन है या ऑड है। यस, अभी वॉइस प्रॉब्लम है क्या?
तो अगर वो पर्टिकुलर हमने देखिए कंडीशन को कुछ इस तरीके से चेक करवाया है, तो अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगी तो हमने ट्रू पार्ट में देखिए यहाँ पे डायरेक्टली इवन का एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, ठीक है। और मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हमें यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट की जरूरत होती है। तो अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगेन ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स है, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में मैंने सिर्फ इतना सा पुट किया है कि हम चाहें तो डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स पार्ट में जो हमारा मैसेज है उसको भी डायरेक्टली डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में हम लोगों ने ए और बी जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है उसको मैक्स नाम के वेरिएबल में असाइन किया था, जबकि मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो भी इवन या ऑड रिजल्ट है उसको डायरेक्टली मैसेज या ट्रू पार्ट में डिस्प्ले करवा दिया, मैसेज के साथ ट्रू या फॉल्स पार्ट में डिस्प्ले करवाया है। तो ये भी इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं किसको, टर्नरी ऑपरेटर को, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर सिद्धार्थ एक मिनट, अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर अगर हम 45 इनपुट ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग नंबर इज ऑड, ये आंसर में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम को कंटिन्यू करने से अभी तक कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं C++ का एक मेन ऑपरेटर जिसको कि हम कहेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अभी तक तो वही ऑपरेटर्स थे जो हम पहले देख चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, तो देखिए यहाँ पर स्कोप वर्ड का मीनिंग वो एरिया या वो पर्टिकुलर ब्लॉक जहां पर किसी वेरिएबल को या किसी आइडेंटिफायर को यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करेगा, बेसिकली डिफरेंशिएट करेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम देखेंगे, बट मैंने यहाँ पर जो सेंटेंस पुट किया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि बेसिकली स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर is used to identify and disambiguate identifiers used in different scopes। जैसे एक वेरिएबल मैंने लोकल स्कोप में बनाया है, यानी कि किसी ब्लॉक में बनाया है, मैं बताती हूँ कि मैं किसको लोकल और किसको ग्लोबल कहने वाली हूँ, और एक वेरिएबल मैंने ग्लोबली बनाया। तो अगर मुझे मेन में, ठीक है, या किसी फंक्शन में उस पर्टिकुलर वेरिएबल्स को यूज करना है तो किस तरीके से यूज में आएगा वो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स के थ्रू ऑपरेटर के थ्रू डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अभी मैंने इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज पुट किया है, हालांकि आगे जब हम कुछ और कंसेप्ट पढ़ेंगे तो इसके और भी बहुत सारे यूज हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी उसका पहला जो यूज है वो आप ध्यान से समझना कि किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और इस एग्जाम्पल में मैंने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ मैंने यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल को भी डिक्लेयर किया, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि मेन से पहले हम ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल बनाया है जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, और उसमें मैंने 40 वैल्यू असाइन कर दी। अब अगर हम बात करें मेन की, तो देखें मेन एक फंक्शन है जैसा कि हमने पढ़ा है, और फंक्शन जो मेन हमने यहाँ पे लिखा है उसमें स्टार्ट ब्लॉक और एंड ब्लॉक के लिए ये हमने सिंबल पुट किया है तो ये एक ब्लॉक ही, और मैंने इस ब्लॉक में अगेन एक ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर ए वेरिएबल को हम मेन के बाहर यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है ए उसको हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, चाहे मेन के अंदर हो या प्रोग्राम में अगर हमने कोई और फंक्शन बनाया हो तो, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले मैंने सिंपली ए और बी दो वैल्यूज का सम डिस्प्ले करवाया है। तो देखिए सम हम कुछ इस तरीके से भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम एक सम नाम का वेरिएबल लें उसमें असाइन करें। उसका एक और तरीका है कि हम डायरेक्टली a प्लस बी, ठीक है, और ये हमारे पास में कौन सा ऑपरेटर हो गया, ये ऑपरेटर हो गया हमारे पास में अरिथमेटिक ऑपरेटर,
ऑपरेटर जो कि बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस प्रोग्राम के मेन सेक्शन की, तो देखें यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमारे पास में मैंने मैसेज दिया है कि अगर मुझे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। क्यों? क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर लाइन को समझने से पहले एक बार देख लेते हैं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ए वेरिएबल को डिस्प्ले करवाऊंगी सिंपली, तो ये ए वेरिएबल हमेशा इस पर्टिकुलर लोकल वेरिएबल को ही क्या करेगा, पॉइंट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें प्रोग्राम में इस पर्टिकुलर फंक्शन में इस ए जो कि ग्लोबल वेरिएबल है उसको एक्सेस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो अब वापस इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि अगर मुझे प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल को उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है या उसको एक्सेस करना है C++ में, तो हमारे पास में ऑपरेटर है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। आपको इस पर्टिकुलर वेरिएबल के जस्ट पहले 2 बार कोलन का सिंबल पुट करना होगा, कोलन का साइन पुट करना होगा, और इससे होगा क्या, आपके प्रोग्राम में जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू सिंपली डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर हमें इस पर्टिकुलर लोकल वेरिएबल, मैं लोकल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने किसी ब्लॉक के अंदर उसको बनाया। कौन सा ब्लॉक? मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे ए लिखूंगी तो ये ए किसको इंडिकेट कर रहा है, 50 को। ठीक है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को अगर हमें यूज करना है या उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है या कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, तो हम सिंपली उस पर्टिकुलर वेरिएबल के जस्ट पहले कौन सा सिंबल पुट करेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में मैंने यहाँ पर देखें, मैंने लोकल वेरिएबल में बी और ग्लोबल वेरिएबल इन दोनों का सम ऐड करवाया। ठीक है, कुछ किस तरीके से देखते हैं हम यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से हमें इवेलुएट होते हुए डिस्प्ले होगा। सबसे पहले बी की वैल्यू कितनी है, 530, और नेक्स्ट हमारे पास में ए की वैल्यू, अब ये ए कौन सा होगा, ग्लोबल ए। ठीक है, जो हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पर हमने 40 इस तरीके से पुट कर दिया, और जब हम इस ए वेरिएबल में असाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 570। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में मैं अगर सिंपली ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊंगी तो रिजल्ट में 570 डिस्प्ले हो जाएगा। तो बेसिकली स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ने किया क्या, लोकल और ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल को दोनों को क्या किया, डिस्टिंग्विश किया, यानी कि दोनों को सेपरेट किया, दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई किया। किसके थ्रू? हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू। आई होप जो मैंने बोला वो शायद कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को इस चीज का। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और आगे कंटिन्यू करें। तो इस तरीके से हमारे पास में सबसे पहले ये जो सम मैसेज, सम वाली जो लाइन है उसका आउटपुट A+B यानी कि 530 और 50 एडिशन होके यहाँ पर पुट हो जाएगा। ठीक है, और अभी मे भी 2 मिनट के लिए आपको वॉइस, बैकग्राउंड में वॉइस का डिस्टरबेंस होगा। और नेक्स्ट अगर हम ग्लोबल वेरिएबल को डिस्प्ले करवाएंगे तो 40 डिस्प्ले हो जाएगा, और लोकल वेरिएबल हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक तक लिमिटेड है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम लास्ट में इन दोनों वैल्यूज के एडिशन को डिस्प्ले करवाएं तो 570 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे हमारी क्लास का टाइम ओवर हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में बिटवाइज ऑपरेटर्स। में भी आप लोगों ने बाकी लैंग्वेजेस में इसको पढ़ लिया है, तो मैं आपको इसका एक बार कंसेप्ट बता दूंगी, बाकी प्रोग्राम तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और इसके बाद आएगा आपके पास में बिटवाइज ऑपरेटर्स की कैटेगरी के बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर्स
और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, जिनको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और एक काम करते हैं, जब तक ऐश्वर्या मैम आए तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे पास में, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर मैंने a और b दो वेरिएबल्स रखे हैं, पुट किए हैं, वैल्यू 40 और 20 असाइन की है, ठीक है। तो सिंपली अगर इन दोनों का एडिशन हमें करना है तो वी कैन यूज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, जो कि इंटीजर वैल्यूज पर काम करते हैं। तो मैंने a और b का एडिशन करके रिजल्ट जो वेरिएबल है उसमें असाइन कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हम उनका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं दो इंटीजर वैल्यूज पर, और इसके अलावा उनका डिवीजन, और लास्ट है हमारे पास में रिमाइंडर, ठीक है। यस, इसको हम यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ मैं अभी।